नमस्कार दोस्तों, कन्फेशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 27 इंडियन एविडेंस एक्ट, जो अब सेक्शन 23 और उसकी सबसेक्शन 2 और उसका प्रोवाइजो हो गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। और दोस्तों, इस पर हम लोगों को जाना हो तो उससे पहले आपको इससे दो पहली जो सेक्शंस हैं, सेक्शन 25 एंड 26 of Indian Evidence Act corresponding to section 23 subsection 1 and section 23 subsection 2 BSA थोड़ा सा आपसे जरूर मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि जिन लोगों ने मेरी वीडियो पिछली देखी हुई है तो वो तो समझ जाएंगे, बट जो आज पहली बार देख रहे होंगे तो उन्हें थोड़ा परेशानी आएगी समझने में, इसलिए उनकी परेशानी भी दूर मैं कर देता हूं। बहुत ही ब्रीफ में बताऊंगा। देखिए, दोनों ही सेक्शंस में मना किया गया है कि संस्वीकृति को साबित नहीं किया जाएगा। सेक्शन 25 करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 कहती है कि वो संस्वीकृति प्रूव नहीं की जाएगी जो किसी एक्यूज पर्सन ने पुलिस को दी है। मैं ब्रीफ में बता रहा हूं, तो आप इतनी बात यहां याद रखो, बाकी डिटेल में समझनी है तो आप पिछली वीडियो देख लीजिए। कौन सी संस्वीकृति प्रूव नहीं की जाएगी सेक्शन 25 में? जो संस्वीकृति पुलिस ऑफिसर को दी है, चाहे उस समय अब एक्यूज कस्टडी में था या नहीं था। सेक्शन 26 कौन सी संस्वीकृति, कौन से कन्फेशन को मना करती है प्रूव करने के लिए? कि जब वो पर्सन, वो व्यक्ति जिसने ऐसा कन्फेशन किया जब वो पुलिस की कस्टडी में था तब संस्वीकृति दी थी, तो ऐसी संस्वीकृति को भी प्रूव नहीं किया जा सकता है। क्या लगाया गया? साबित करने पर रोक लगा दी। सेक्शंस 25 एंड 26, नाउ 23 BS। लेकिन इससे जो अगली सेक्शन थी 27, अब उस 27 को उठाकर सेक्शन 23 का ही एक प्रोवाइजो बना दिया है, परंतुक बना दिया गया है। इस परंतुक का मतलब है कि ये जो प्रोवाइजो है ये इन सबसेक्शंस, दोनों सबसेक्शंस का एक्सेप्शन है, अपवाद है। अर्थात कि यहां पर जो पहले रोक लगाई गई दोनों सेक्शंस में कि संस्वीकृति को प्रूव नहीं किया जाएगा, तो प्रोवाइजो में कहा गया कि थोड़ी सी छूट हम दे देते हैं कि हां आप प्रूव कर देना। लेकिन इस सेक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेम किया गया है, और बल्कि इतनी बड़ी सेक्शन है ये कि जितनी बड़ी तो दोनों सेक्शन नहीं है जिनका ये एक्सेप्शन है। ये दोस्तों इसी तरीके से है कि जैसे कि आपने अगर कभी रेलवे फाटक पार किया हो, जब रोड पर एक फाटक लगा होता है और वो फाटक बंद होता है, वो इसलिए बंद है, आपको वहां पर वेट करना पड़ता है कि पहले ट्रेन गाड़ी यहां से निकल कर जाएगी, फिर ये फाटक खुलेगा और देन आप पास कर पाएंगे। सिमिलरली आपने टोल टैक्स बैरियर देखे होंगे कि जब तक आप टोल पे नहीं कर देते हैं तो वो बैरियर नहीं उठता है, तब तक वो पड़ा ही रहता है। इट मींस आप बिना टोल दिए पार नहीं जा सकते हैं। इसी तरीके से सेक्शन 25 एंड सेक्शन 26 इंडियन एविडेंस एक्ट, देखो दोनों सेक्शन मुझे साथ बोलनी पड़ेंगी, आपको मैं रटाना भी चाहता हूं। सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 ये बैरियर का काम करती हैं, ये रेलवे फाटक का काम करती हैं। और ये बैरियर लगा हुआ बैरियर है, ये फाटक लगा हुआ फाटक है। इट मींस जब तक ये फाटक लगा हुआ है तो आप इस रोड को पार नहीं कर सकते हैं, बैरियर से आगे नहीं जा सकते हैं बिना टोल टैक्स चुकाए। और जो सेक्शन 27 है, जो सेक्शन 23 का प्रोवाइजो है, ये काम करता है इस बैरियर को उठाने का। अर्थात इन दोनों सेक्शंस में बताया गया कि कन्फेशन को प्रूव नहीं किया जाएगा, एक बार लगा दिया गया है। लेकिन सेक्शन 27 कहता है, 23 का प्रोवाइजो कहता है कि मैं इस बार को उठा दूंगा। इट मींस आप प्रूव कर देना उस कन्फेशन को। बट ये कंप्लीट नहीं है बात, अभी मैं थोड़ा सा भूमिका जमाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप वर्ड सुनते जाइए, एक एक वर्ड को फिर हम आगे एक्सप्लेन करेंगे और मैं दिखाऊंगा अभी कि किस तरीके के वर्ड्स लिखे गए हैं और उनका मीनिंग क्या होगा। तो सेक्शन 27 कहता है कि मैं इस बार को उठा दूंगा और आप यहां से पार चले जाइए। इट मींस मैं बार उठा दूंगा और आप कन्फेशन को प्रूव कर दीजिएगा। बट वो 27 कहती क्या है, कब ये बार उठेगा
ये इंपॉर्टेंट है समझना, और इस सेक्शन के हर एक वर्ड का मीनिंग आपको समझना पड़ेगा। जब तक उन वर्ड्स का मीनिंग नहीं समझोगे तो सोच लो कि आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। बट हाँ, मेरी गारंटी है दोस्तों कि आज अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो 100% आप हर क्वेश्चन को विदाउट हेजिटेशन और कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, ये जो सेक्शंस थी पीछे, सेक्शन 25 एंड 26, नाउ 23 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2, इनको क्यों प्रूव नहीं किया जा रहा था? इन सेक्शंस में कन्फेशन को क्यों प्रूव नहीं करने दिया जा रहा था? क्योंकि यहां माना गया था कि यहां पर जो कन्फेशन दिया किसी पर्सन ने, वो वॉलेंटरीली नहीं था, वो इनवॉलेंटरी था, वो स्वेच्छा पूर्वक नहीं दिया था, ऐसा माना गया है। डीम्ड इनवॉलेंटरी माना गया दोनों सेक्शंस के कन्फेशन को। देखिए, चाहे वो 100% अपनी ही मर्जी से दिया था एक्यूज ने, सच्चाई बिल्कुल यही है, मान लो थोड़ी देर के लिए, अपनी मर्जी से कन्फेशन किया पुलिस को या पुलिस कस्टडी में, और वो सत्य भी है। इवन देन अगर सेक्शन 25 एंड 26 में कवर होता है, सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 23 में कवर होता है, तो माना जाएगा, लॉ तो यही मानेगा कि वो स्वेच्छा पूर्वक नहीं दिया गया है, वॉलेंटरीली कन्फेशन वो नहीं है। इसीलिए बार लगा दिया गया कि आप उसको प्रूव नहीं कर सकते। तो सेक्शन 27 कहता है कि मैं आपको छूट देता हूं, मैं आपकी हेल्प करूंगा इस बार को उठाने में, और देन फिर इसके नीचे से आप उसको जाकर कन्फेशन को प्रूव कर दीजिए। तो उसकी लैंग्वेज पहले मैं आपको पढ़कर दिखाऊंगा दोस्तों, इसे मैं हिंदी में भी बताऊंगा, और लैंग्वेज में मैंने अलग अलग कलर में कुछ बातें लिखी हैं। तो जितनी बातें आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक एक फ्रेज इंपॉर्टेंट है अपने आप में, जो डिफरेंट डिफरेंट कलर में फ्रेज लिखी है, इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे। पहले आपको मैं दिखाता हूं कि ये सेक्शन कहती क्या है। एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं दोस्तों कि इस चैनल पर अब जो वीडियो पब्लिश होती है, उस पब्लिकेशन के 24 घंटे के अंदर अंदर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, और अगर पब्लिकेशन के 24 घंटे के बाद वीडियो को देखना चाहेंगे तो आपको चैनल का मेंबर होना पड़ेगा, और चैनल का मेंबर होने के लिए यहां आपको चैनल का लोगो दिखाई दे रहा होगा, उसके आगे ज्वाइन बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको आप टच करिए, फर्दर प्रोसीडिंग पूरी करिए तो चैनल के मेंबर बन जाएंगे, और वीडियो के पब्लिकेशन के 24 घंटे के बाद भी आप उसको देख सकेंगे, अन्यथा नहीं देख पाएंगे। देखिए सेक्शन 27, नाउ सेक्शन 23 और उसका प्रोवाइजर क्या कहता है। शुरुआत वर्ड है प्रोवाइडेड दैट। अभी थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं दोस्तों कि ये हम सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ रहे हैं। देखिए यहां पर भैया अकेले नए लॉ को पढ़ने से काम नहीं चलेगा, साथ के साथ कंपैरिजन भी देखना पड़ेगा आपको कि पुराना कानून भी क्या कहता था। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा चेंज आया है। अब आप लॉ में अगर सीक्वेंस में भी चेंज करेंगे, एक वर्ड भी हटाएंगे, तो उसका असर पड़ेगा मीनिंग पर। तो कितना असर पड़ता है वो हमें जानना पड़ेगा, और वो तभी पॉसिबल है जब हम कंपैरिजन करते जाएंगे साथ के साथ। तो देखिए सेक्शन मानता हूं 27 है, और वो शुरुआत होती है प्रोवाइडेड दैट। देखिए ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ी ही डिटेल सेक्शन है, इसके अंदर कॉन्सेप्ट बहुत सारे छिपे हुए हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी, और मैं हर वीडियो में रिक्वेस्ट नहीं करता हूं, बट इस वीडियो में मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को पेशेंटली देखिए और मोटा रजिस्टर लेकर बैठिए, उसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट करते जाइए। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में केवल और केवल 2 सेक्शंस ऐसी हैं जिनके ओपनिंग सेंटेंसेस हैं प्रोवाइडेड दैट। सेक्शन के ओपनिंग सेंटेंसेस हैं प्रोवाइडेड दैट। अदरवाइज बहुत सारी सेक्शंस के अंदर आपने लिखा देखा होगा, शुरुआत में नहीं, सब सेक्शन 1 आ गई या पहली क्लॉज आ गई तो उसके नीचे फिर लिखा देखा होगा प्रोवाइडेड दैट, यानी किसी सेक्शन का प्रोवाइजो होता है। लेकिन यहां सेक्शन ही अपने आप में प्रोवाइजो है, और केवल 2 सेक्शन ऐसी लिखी गई थी। एक सेक्शन थी सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट, और दूसरी सेक्शन थी 108 इंडियन एविडेंस एक्ट।
दोनों की दोनों सेक्शंस ये प्रोवाइडेड दैट से ही शुरू होती हैं, अर्थात ये तो तय है कि ये सेक्शन 27 किसी ना किसी सेक्शन का प्रोवाइजो है, परंतु है। उसी तरीके से यहां पर भी सेक्शन 108 इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइजो है, परंतु है किसी ना किसी सेक्शन का। किस सेक्शन का है वो हम देखेंगे। अब नए लॉ में क्या हो गया है, चलो पहले मैं यही डिस्कस कर लेता हूं कि ये किस किस सेक्शन का प्रोवाइजो है, क्योंकि देखिए अलग अलग कोर्ट्स का अलग अलग व्यू था कि ये किस किस सेक्शन के प्रोवाइजो है। क्वीन एम्परर वर्सेस बाबूलाल 1884 6 इलाहाबाद 510। इस जजमेंट में इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह कहना था कि ये जो सेक्शन 27 है ये दोनों सेक्शंस 25 एंड 20 सेक्शन का प्रोवाइजो है, दोनों सेक्शन का प्रोवाइजो। लेकिन एक और जजमेंट है अकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर 1939 का केस है प्रीवी काउंसिल का। और इस प्रीवी काउंसिल के केस में यह कहा गया कि ये जो सेक्शन 27 है ये 26 का प्रोवाइजो है। वहां दोनों का प्रोवाइजो ना कह के उन्होंने कहा है कि ये केवल 26 का प्रोवाइजो है। तो यहां पर दो मत आ गए। अब तीसरा भी मत देख लीजिए, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस द्योमन उपाध्याय। यहां पर बोला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि एक्सेप्शन है ये सेक्शन 24 एंड 26 का, सॉरी 24 से लेकर 26 इंडियन एविडेंस एक्ट, 3 सेक्शंस का प्रोवाइजो है। लेकिन दोस्तों अब नए लॉ में इस क्वेश्चन को एंड कर दिया लेजिस्लेचर। अब लेजिस्लेचर ने क्या किया कि ये जो 3 सेक्शन थी 25, 26 एंड 27, इन तीनों को मिलाकर केवल एक सेक्शन बना दी गई और वो है सेक्शन नंबर 23। अब 23 इसके अंदर एक सब सेक्शन 1 बना दी गई जो सेक्शन 25 है, सब सेक्शन 2 बना दी गई जो सेक्शन 26 ही है, एंड इसका प्रोवाइजो बना दिया गया ये सेक्शन 27 वाला ही प्रोवाइजो है। बस स्ट्रक्चर में ये चेंज आया है, कंटेंट में केवल एक वर्ड हटाया गया है, जोड़ा कुछ नहीं गया, एक वर्ड हटाया गया है। क्या हटाया गया है कि जब मैं पीछे अभी आपकी पीछे ले जाकर इसका आपको कंटेंट दिखाऊंगा देन मैं आपको बता दूंगा कि क्या वर्ड हटाया गया है। अदरवाइज एक्सेप्शन किसका होगा किसका नहीं होगा ये क्वेश्चन अब एंड हो गया, क्योंकि सेक्शन 23 में ही प्रोवाइजो रख दिया है और 23 में दो सेक्शंस हैं 25 एंड 26 और 10 तीसरी सेक्शन ये है। तो अब तो ये क्लियर हो गया है कि ये जो एक्सेप्शन है वो एक्सेप्शन आज की डेट में सेक्शन 23 का है और पुरानी की बात करें तो 25 एंड 26 का ही था जो आज की डेट में लेजिस्लेचर ने माना है। लेकिन दोस्तों यहां पर एक नया डिस्प्यूट फिर खड़ा हो जाता है और वो मेरी विद ड्यू रेस्पेक्ट मेरी अपनी ओपिनियन है जो मैंने ऑब्जर्व किया है, कानून को जिस तरीके से लिखा मैंने उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ा है, आप भी पढ़ना, आप भी यही पाएंगे। मैंने जब अपनी ऑब्जर्वेशन देखी तो ऐसा देखा है मैंने, जब जब मैंने कानून पढ़ा और उसमें लिखे हुए प्रोवाइजोज को मैंने देखा है। आप देखिए कभी कभी किसी एक ही सेक्शन के अंदर एक से ज्यादा सब सेक्शंस लिखी होती हैं और उन सब सेक्शंस के अंदर भी प्रोवाइजो लिखे होते हैं। सब सेक्शन 1 के अंदर एक अलग प्रोवाइजो, सब सेक्शन 2 के अंदर एक अलग प्रोवाइजो, सब सेक्शन 3 के अंदर 2 या 3 4 प्रोवाइजो। और जब आप उनको पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो सबसेक्शन 2 में प्रोवाइजो लिखा है वो सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो नहीं है, या जो सबसेक्शन 1 में प्रोवाइजो लिखा है वो सबसेक्शन 3 का प्रोवाइजो नहीं है या सबसेक्शन 2 का प्रोवाइजो नहीं है। अर्थात जब कोई सेक्शन सबसेक्शंस में बटी है और वहां पर प्रोवाइजो लिखे गए हैं तो जिस सबसेक्शन के अंदर प्रोवाइजो लिखा गया वो प्रोवाइजो केवल उसी सबसेक्शन तक सीमित माना जाता है। तो इसी तरीके से अगर मैं अब कहूं तो सेक्शन 23 उसकी सबसेक्शन में प्रोवाइजो नहीं लिखा गया जो सेक्शन 25 का ही कंटेंट है। सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 में प्रोवाइजो लिखा गया है और सर ये वाला कंटेंट ये 26 का ही है और ये प्रोवाइजो सेक्शन 27 वाला है।
तो मेरे अकॉर्डिंग अब ये कभी ना कभी एक नया डिस्प्यूट बन सकता है। हालांकि व्यवहारिक होना चाहिए, हमको प्रैग्मेटिक होना चाहिए, लॉ को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना है, हमें उसमें सॉल्यूशंस देखने हैं। तो प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आगे कोई ये कह सकते हैं कि ये जो प्रोवाइजो है ये केवल और केवल सबसेक्शन 2 का है, सबसेक्शन 1 का नहीं है, क्योंकि सबसेक्शन 2 में लिखा गया है ये प्रोवाइजो। मुझे लगा कि सेम प्रॉब्लम पहले वाले लॉ फ्रेमर्स के सामने आई होगी, इसलिए उन्होंने अलग ही सेक्शन में इस प्रोवाइजो को लिखा। अब मैं आपसे ना एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मैंने आपको बताया कि दो सेक्शन हैं ऐसी जो प्रोवाइडेड दैट से शुरू होती थी, और दूसरी सेक्शन है 108 इंडियन एविडेंस एक्ट, और ये है 107 इंडियन एविडेंस एक्ट का प्रोवाइजो। इससे पहली वाली सेक्शन का प्रोवाइजो है। अब यहां पर तो ये समस्या खत्म करने के लिए क्या किया कि तीनों को एक ही सेक्शन में रख दिया। अब नए लॉ में तो क्या आप चेक करके नहीं देखेंगे कि क्या यहां पर भी इस 108 को भी क्या 107 की करस्पॉन्डिंग सेक्शन में जाकर प्रोवाइजो बना दिया है नए लॉ में? बनाना चाहिए। अगर यहां बनाया है तो यहां भी बनाना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जब मैंने इसको चेक किया जाकर, तो जो सेक्शन 107 है ये 110 हो गई है अब बीएसए में। ये पहले इंडियन एविडेंस एक्ट थी, और जो 108 इंडियन एविडेंस एक्ट है वो 111 बीएसई हो गई है। इट मींस 108 को डिलीट करके या 108 को खत्म करके 107 में ही प्रोवाइजो नहीं बनाया उनकी करस्पॉन्डिंग सेक्शंस। अदरवाइज इसी तरीके से देखा जाता तो 110 में ही 111 को प्रोवाइजो की फॉर्म में लिख देना चाहिए था। लेकिन चेंज जरूर किया है, चेंज किया है नए लॉ में, बट चेंज इस तरीके से ना करके, इसको प्रोवाइजो में ना लिख के, इन्होंने क्या किया कि जो इस सेक्शन के ओपनिंग सेंटेंस थे 111 के जो ओपनिंग सेंटेंस बनते प्रोवाइडेड दैट, इन्होंने हटा दिया उसको। प्रोवाइडेड दैट व्हेन ऐसे शुरुआत हो रहा था, तो अब ये वर्ड हटा दिए और केवल शुरुआत कर दी है व्हेन से। इट मींस अब लेजिस्लेचर ने ये मान लिया है कि जो सेक्शन 110 है ये इसका प्रोवाइजो नहीं है 111। अब दोनों सेक्शंस अपने आप में इंडिपेंडेंट कर दी गई है। तो किस तरीके से प्रोवाइजो लिखा, उसमें क्या चेंज आया, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि वो लैंग्वेज जिस तरीके से लिखी है उस लैंग्वेज का मीनिंग क्या है और क्या एक्चुअल में वर्ड्स लिखे गए हैं। प्रोवाइडेड दैट व्हेन एनी फैक्ट इज डिपोज्ड टू एज डिस्कवर्ड। देखिए ये कहती है ये लाइन कि जब किसी तथ्य को अभिसाक्ष्य में यह कहा जाता है कि उसकी डिस्कवरी हुई है, उसको पाया गया है। थोड़ा हिंदी में भी बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, आपको थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। डिस्कवर्ड, किसी फैक्ट को डिस्कवर्ड किया गया, ऐसा डिपोज किया है। यहां पर एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे एक बहुत रेगुलर व्यूअर हैं, अच्छे कमेंट उनके आते हैं, और अब तो वो वर्ड्स पकड़ पकड़ के मुझसे ही उल्टा एकदम मुझे भी फंसाने लग गए कि जी आप बताइए कि ऐसा वर्ड वहां पर नहीं लिखा है या ऐसा वर्ड वहां पर लिखा है, आपने तो ऐसा बोला है। उनका ये आया, मैंने एक वीडियो में ये बोला था कि सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट, नाउ सेक्शन 23 का प्रोवाइजो, वहां पर ये लिखा है कि एक एक्यूज ने पुलिस ऑफिसर को एक इंफॉर्मेशन दी और उसके आधार पर डिस्कवरी हो गई। तो उन्होंने लिखा कमेंट में कि मैंने सर 27 को जाकर पढ़ा है, वहां पर कहीं नहीं लिखा कि इंफॉर्मेशन पुलिस को दी। ये बिल्कुल बात ठीक है कि जब आप वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे तो वहां पर कहीं नहीं लिखा कि वो इंफॉर्मेशन पुलिस को दी गई। तो उन्होंने कहा कि आपने फिर ऐसा क्यों बोल दिया, काइंडली एक्सप्लेन। तो आज वो बारी आ गई है, हालांकि मैंने उनको बता दिया है, बट आज बारी आ गई है उस बात को एक्सप्लेन करने के लिए। ये क्वेश्चन आप लोगों से भी पूछा जा सकता है कभी, तो आप इसका जवाब किस तरीके से देंगे। पहली बात,
पहली बात कि ये जो सेक्शन है, ये दो सेक्शंस 25 एंड 26 की प्रोवाइजो है। और प्रोवाइजो को कैसे पढ़ा जाता है? प्रोवाइजो के लिए जिन सेक्शंस के प्रोवाइजो होते हैं, पहले वो प्रोविजन पूरा फुलफिल होना चाहिए, देन आप प्रोवाइजो को पढ़ेंगे। ये प्रोवाइजो को पढ़ने का तरीका है। क्योंकि सेक्शन 27, 25 एंड 26 का प्रोवाइजो है, तो आप ध्यान दीजिए कि सेक्शन 25 में कन्फेशन किसको दिया गया? पुलिस को। सेक्शन 26 में कन्फेशन किसको दिया गया? अदर देन पुलिस को, लेकिन पुलिस कस्टडी में दिया गया। और सेक्शन 27 को दोनों का मिलाकर कॉन्जॉइंटली दोनों सेक्शंस का एक्सेप्शन माना जाता है, अकेली 25 का नहीं, अकेली 26 का नहीं। अर्थात कन्फेशन जब दिया गया था जब वो पर्सन कस्टडी में था, इंफॉर्मेशन जब दी गई जब वो पर्सन कस्टडी में था, और 25 को भी पूरा करने के लिए वो इंफॉर्मेशन पुलिस को दी गई। अर्थात 27 पे जाने से पहले ये दोनों बातें पूरी होनी चाहिए, अदरवाइज सेक्शन 27 पिक्चर में नहीं आएगी। पहला जवाब तो आप समझ गए कि वो इंफॉर्मेशन पुलिस को ही दी है, चाहे वो वर्ड्स एग्जैक्ट 27 में नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे? क्योंकि सेक्शन 27 इन दोनों का प्रोवाइजो ही है। दूसरी बात, सेक्शन 27 में लिखा है व्हेन एनी फैक्ट इज डिपोज्ड टू एज डिस्कवर्ड, किसी भी तथ्य की डिस्कवरी हुई, किसी भी तथ्य को पाया गया, ऐसा अभिसाक्ष्य में बोला गया है। ऐसे फैक्ट का साक्ष्य दिया गया है, एविडेंस दी गई है। अब क्वेश्चन आता है कि इसका मीनिंग क्या है और क्यों ऐसा लिखा गया? पहली बात, और तीसरी बात आप ध्यान रखिए, ये जो फ्रेज है ये ओपनिंग सेंटेंस है सेक्शन 27 का या 23 के प्रोवाइजो का ओपनिंग सेंटेंस है। शुरुआत यहां से होती है और व्हेन से शुरू होती है। इट मींस आप 27 को इंडियन एविडेंस एक्ट या 23 के प्रोवाइजो को पिक्चर में लाना चाहते हो तो ये वाली फ्रेज पूरी होनी चाहिए जो व्हेन से शुरू होती है आगे। अगर ये पूरा नहीं हुआ तो सेक्शन 27 पिक्चर में नहीं आएगी, 23 का प्रोवाइजो पिक्चर में नहीं आएगा। आप बिल्कुल कान मान लीजिए। तो when any fact is deposed to discovered, आपको एक और बात ध्यान रखनी है दोस्तों कि इस सेक्शन में वर्ड्स रिपीट होंगे। मैं बार बार रिपीट करूंगा तो आप प्लीज ऑफेंड मत होइएगा, क्योंकि उसी से क्लैरिटी आएगी, उसी से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो डिपोज्ड टू का मतलब होता है कि एक पर्सन, अभी मैं पर्सन कह रहा हूं, थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए पुलिस ऑफिसर है, अदरवाइज पहले ही प्रूव हो चुका है कि ये इंफॉर्मेशन पुलिस को ही दी थी और पुलिस ने ही उस इंफॉर्मेशन के कंसीक्वेंस में, उस सूचना के परिणाम स्वरूप पुलिस ने ही कुछ डिस्कवरी की है। तो कोई फैक्ट डिस्कवर हुआ था, ऐसा डिपोजिशन किसने किया होगा भैया? फिर पुलिस ने किया होगा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने बोला। जब केस हुआ, मैं थोड़ा सा पिक्चराइजेशन करने की कोशिश करता हूं। देखिए वीडियो शायद इस सेक्शन पर थोड़ा ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं 2 पार्ट में एटलीस्ट बताने की कोशिश करूंगा। तो जितना आज बना सकते हैं उतना देखेंगे, अदरवाइज हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। आप पेशेंटली जरूर देखिए। थोड़ी सी पिक्चराइजेशन करने की कोशिश करता हूं। एक ऑफेंस हुआ, एफआईआर रजिस्टर हुई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक एक्यूज को पकड़ लिया। अगर पकड़ने के बाद जब वो अरेस्ट कर रखा है तो पुलिस ने उससे पूछताछ की। पूछताछ में उस एक्यूज पर्सन ने एक इंफॉर्मेशन पुलिस को दी। मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि वो कन्फेशन ही दिया था, संस्वीकृति दी, और उसके आधार पर सपोज एक चाकू जिससे मर्डर किया, पुलिस को वो रिकवर करा दिया कि उस व्यक्ति ने, एक्यूज ने। पुलिस ने उसको सीज किया और भी एविडेंसेस कलेक्ट करी और चार्जशीट तैयार की और कोर्ट के सामने रख दी। कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, डॉक्यूमेंट सप्लाई किए एक्यूज को और इनके अगेंस्ट चार्ज लगा दिया।
और चार्ज के बाद ट्रायल शुरू हो गया क्योंकि एक्यूज ने प्लीड गिल्टी नहीं की। अब जब ट्रायल शुरू हो गया तो ट्रायल में विटनेसेस को एग्जामिन किया जाएगा। तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो भी एक विटनेस होता है, केस का साक्षी होता है। जब उसको बुलाया जाता है तो बताता है कि मैंने क्या क्या किया, तो अपनी डिपोजिशन दे रहा है। डिपोजिशन का मतलब समझ लेना, एविडेंस देना, टेस्टिमनी, कोर्ट के सामने आकर ऑन ओथ बोलना, इट इज कॉल्ड डिपोजिशन। अर्थात वो पुलिस ऑफिसर आता है, वो बताता है कि ये पर्सन जो एक्यूज है यहां खड़ा है आपके सामने एज एन एक्यूज, ये उस समय मेरी कस्टडी में था, मैंने इससे पूछताछ की तो इसने एक इंफॉर्मेशन दी थी, इंफॉर्मेशन के कंसीक्वेंस में उसके परिणाम स्वरूप इसने हमको एक वेपन ऑफ ऑफेंस की रिकवरी कराई थी। वो ये चाकू दिखाया जाएगा वहां कोर्ट में कि ये वेपन ऑफ ऑफेंस वही है जो इसने हमें रिकवरी कराई थी उस पर्टिकुलर प्लेस से। अब जाकर ये फ्रेज पूरी हुई है, when any fact is deposed to as discovered। वहां पर एक तथ्य को डिस्कवर किया था पुलिस ऑफिसर ने, ऐसी डिपोजिशन कोर्ट के सामने आ गई है। अब आगे क्वेश्चन आता है कि जब a fact is deposed to as discovered in consequence of information received, किसी इंफॉर्मेशन, यहां पर कन्फेशन नहीं लिखा दोस्तों, इंफॉर्मेशन लिखा है, और इस इंफॉर्मेशन को आगे चलकर एक्सप्लेन किया है। और ध्यान रखना कि इसमें कई सारे वर्ड्स रिपीट हुए इस सेक्शन में। इंफॉर्मेशन रिपीट हुआ है, डिस्कवर्ड रिपीट हुआ है, फैक्ट रिपीट हुआ है। थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा वर्ड्स पर कि किस तरीके से यूज किया गया है इनका। तो कहा कि यहां पर जो डिस्कवरी की गई थी, ऐसा जो डिपोजिशन दिया पुलिस ऑफिसर ने, हाँ मैं लौटकर वहीं आता हूं वो क्वेश्चन का जवाब, कि ये जो फ्रेज है इस फ्रेज में भी छिपा हुआ है कि डिपोजिशन किसका है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज ए पुलिस ऑफिसर, और वो पुलिस ऑफिसर जिसको कन्फेशन दिया था, जिसने इस कन्फेशन के आधार पर डिस्कवरी की है। इट मींस मेरा ये कहना कि पुलिस ऑफिसर को इंफॉर्मेशन दी थी जिसके आधार पर रिकवरी हुई, डिस्कवरी हुई, तो वो गलत नहीं है। भाई आपका कमेंट बहुत अच्छा था, मुझे ये बात एक्सप्लेन करने के लिए आपने मुझे मौका दिया, आपके लिए धन्यवाद। ऐसे ही कमेंट आप लोग करते रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे और मैं पढ़ता हूं और भी मैं आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे पाता हूं, आपके कमेंट की वजह से दे पाता हूं। अभी 2 कमेंट्स और हैं ऐसे जिनका मुझे जवाब देना है। एक कमेंट ये किया, एक सज्जन है वो भी मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, और कमेंट इतने इंटेलिजेंट आते हैं आप लोगों के दोस्तों की, मुझे वो शेयर करना पड़ता है आप लोगों के साथ में, जिससे कि बाकी लोगों का भी माइंड ओपन हो जाए। इसी तरीके से एक और कमेंट बहुत अच्छा किया है दोस्तों, मुझे मजबूर कर दिया उस पर सोचने के लिए। कमेंट ये किया उन्होंने कि मान लो अगर कोई कन्फेशन की कैटेगरी में आता ही नहीं है, जैसे कि उसमें कुछ पार्ट एक्सकल्पेटरी है और कुछ पार्ट इनकल्पेटरी है, और जो एक्सकल्पेटरी पार्ट है उसकी सपोर्ट में कुछ एविडेंस मिल गई है, तो अब ये पार्ट कन्फेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो मैंने एक वीडियो में बोला था कि अगर कोई कन्फेशन से निकल जाता है, बाहर आ जाता है कोई स्टेटमेंट, कन्फेशन नहीं बचता है, तो वो फिर क्या रह जाता है, वो केवल और केवल एडमिशन बचता है, केवल और केवल स्वीकृति बचती है। और स्वीकृति कहां एडमिसिबल है, कहां रेलेवेंट है, स्वीकृति सेक्शन 19 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में रेलेवेंट है, सेक्शन 21 इंडियन एविडेंस एक्ट में रेलेवेंट है। तो उनका क्वेश्चन क्या था, यहीं से निकलकर आया कि मान लो कोई कन्फेशन देना चाहता है कोई एक्यूज मजिस्ट्रेट साहब को,
बट एक्चुअल में वो कन्फेशन नहीं है, केवल और केवल कुछ इनकल्पेटरी सेंटेंसेस हैं जिन्हें वो एडमिट कर रहा है। और सारे का सारा जब आप देखोगे तो वो सेंटेंस जो उनको एडमिट कर रहा है वो सीधे 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 अपराध को एडमिट करना नहीं है, क्राइम को एडमिट करना नहीं है, तो वो कन्फेशन नहीं हुआ। और ना ही जितने फैक्ट उसने एडमिट किए सबको मिला दोगे तो एक ऑफेंस भी कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है, बट स्टिल इनकल्पेटरी हैं, उस पर्सन के अगेंस्ट यूज हो सकते हैं। तो ऐसा स्टेटमेंट कन्फेशन की कैटेगरी में तो नहीं आया। लेकिन ये व्यक्ति ये सोचते हुए कि ये सब मेरा कन्फेशन है और मैंने ही ये सब कुछ किया है, तो मैं मजिस्ट्रेट को जाकर अपना कन्फेशन दे देना चाहता हूं। तो मैजिस्ट्रेट साहब को पावर दी गई 164 सीआरपीसी करस्पॉन्डिंग टू 183 बीएनएसएस में कि अगर कोई एक्यूज उनको आकर कन्फेशन देना चाहता है तो उसे वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट अब मेरे ये जो डियर व्यूअर हैं, इनका ये कहना था कि साहब वो कन्फेशन की कैटेगरी में तो नहीं आ रहा है, केवल एडमिशन रह जाता है। और सेक्शन 164 सीआरपीसी करस्पॉन्डिंग टू 183 बीएनएसएस कहती है कि कन्फेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं मैजिस्ट्रेट साहब। वहां पर एडमिशन को रिकॉर्ड करने की बात नहीं कही गई है। तो क्या ऐसे एडमिशन को जो इनकल्पेटरी होने के साथ भी वो कन्फेशन नहीं है, तो क्या 183 बीएनएसएस में ही रिकॉर्ड करेंगे मैजिस्ट्रेट साहब उसको, या रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, या कहीं और किसी सेक्शन में रिकॉर्ड करेंगे? क्वेश्चन उनका ये है। मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इसका जवाब ये है दोस्तों, मैंने कई सारी जजमेंट पढ़ी तो एक जगह मुझे ये देखने को मिला कि कन्फेशन वर्ड यूज ना करके उन्होंने इनकल्पेटरी स्टेटमेंट यूज किया और उसको भी मैजिस्ट्रेट साहब 164 सीआरपीसी करस्पॉन्डिंग टू 183 बीएनएसएस में ही रिकॉर्ड करेंगे। ये लेटर ऑन स्टेज पर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट रह जाएगा कि उसे कन्फेशन माना जाए या ना माना जाए, ये ट्रायल में डिसाइड होगा। बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर एक्यूज कोई इनकल्पेटरी स्टेटमेंट्स चाहकर मैजिस्ट्रेट साहब को देना चाहता है तो उसे मैजिस्ट्रेट साहब 164 सीआरपीसी करस्पॉन्डिंग टू 183 बीएनएसएस में ही रिकॉर्ड करेंगे। मैंने हर वीडियो में बोला कि सेक्शन 25 ले लीजिए, सेक्शन 26 ले लीजिए, दोनों में कहा गया कि वो जो कन्फेशन दोनों सेक्शंस में है वो उस पर्सन के अगेंस्ट यूज नहीं किया जाएगा जिस पर्सन ने वो दिया है, या किसी ऑफेंस का एक्यूज है उसके अगेंस्ट यूज नहीं किया जाएगा, प्रूव नहीं किया जाएगा, बट उसके फेवर में प्रयोग किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। अब इस बात को पकड़कर इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा, और मैंने उन्होंने पहले 2 बार में ये मेरे से क्वेश्चन किया, एक बड़ा एकदम बड़ी चतुराई के साथ उन्होंने मुझे फंसाने की कोशिश करी। पहले उन्होंने पूछा कि साहब मुझे ऐसा एक एग्जाम्पल दीजिए जिसमें कन्फेशन को एक्यूज के फेवर में यूज किया जा सकता हो। तो मैंने उनको एक एग्जाम्पल दे दिया कि एक एक्यूज को जब पकड़ा उसके ऊपर आरोप था कि उसने अपनी पत्नी का मर्डर किया है, उसके ऊपर ये आरोप है, उसके अगेंस्ट ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जब इन्वेस्टिगेशन हुआ इस हस्बैंड को पकड़ लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। जब इससे पूछताछ की गई तब इसने कन्फेशन किया कि हां मैंने अपनी पत्नी को चाकू मारकर उसको डेथ कर दी उसकी, बट ऐसा मैंने राइट टू प्राइवेट डिफेंस में किया है, प्रतिरक्षा के अधिकार में किया है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस को यूज करते हुए ऐसा किया है। अब इसमें क्या कर रहा है ये व्यक्ति कन्फेशन भी कर रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि ये ऑफेंस नहीं है क्योंकि मैंने राइट टू प्राइवेट डिफेंस में इसका यूज किया है। पुलिस कह रही है कि ये कन्फेशन है, इसने ये मान लिया कि हां डेथ इसी ने की है। अब क्वेश्चन ये है कि ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस जनरल एक्सेप्शन का फायदा उठाना चाहता है,
तो लॉ ये कहता है कि इसी को प्रूव करना पड़ेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ इसके ऊपर है कि ये प्रूफ करे कि इसने राइट टू प्राइवेट डिफेंस में ऐसी डेथ करी है, बट इसने ये तो एडमिट कर लिया कि डेथ करी है, इसलिए हमारे अकॉर्डिंग तो इसने मर्डर किया है, ये इसका कन्फेशन है। उन्होंने बहुत अच्छे से आगे फिर डिफरेंशिएट किया मेरी एक और बात को पकड़ते हुए कि मैंने ये कहा था शुरुआत की वीडियो में कि कन्फेशन स्टेटमेंट दो तरीके का हो सकता है, एक्सकल्पेटरी और इनकल्पेटरी। दोनों तरीके की बातें उसके अंदर हो सकती हैं। उस ऐसा भी स्टेटमेंट हो सकता है कि जो उसको दोष सिद्धि कारक हो सकता है, दोष सिद्ध करा सकता है, और उसी कन्फेशन में हो सकता है दोष मुक्ति कारक, दोष से मुक्त भी करा सकता है, एक्सकल्पेटरी एंड इनकल्पेटरी। तब उन्होंने कहा कि यहां तो ये कन्फेशन को जो जजमेंट में ही बोला गया कि ऐसा नहीं है कि प्रोसिक्यूशन एक्सकल्पेटरी पार्ट को हटाकर इनकल्पेटरी को कन्फेशन मानते हुए उसे प्रूव कर देगा, ऐसा नहीं कर सकता। या तो पूरा पढ़ेगा या पूरा रिजेक्ट करेगा। और उन्होंने आगे ये कहा कि इस तरीके से ये जो कन्फेशन हुआ ये तो एडमिसिबल नहीं है, तब इसको एक्यूज अपने फेवर में किस तरीके से यूज कर सकता है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि पीछे जब मैंने वीडियो कन्फेशन के ऊपर कई सारी पढ़ाई तो उसमें निशिकांत झा का केस आया था। निशिकांत झा, पहले मैंने बताया था पकाला नारायण स्वामी का केस, उसके बाद में मैंने एक निशिकांत झा, उसके बाद बताया था पलविंदर कौर का केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, उसके बाद बताया था मैंने निशिकांत झा का केस। पलविंदर कौर वाले मामले में भी यही कहा था कि या तो आप इनकल्पेटरी को या तो आप पूरा पढ़िए या पूरा रिजेक्ट करिए। ऐसा नहीं है कि आप इनकल्पेटरी को पढ़कर उसे सजा दे दें, एक्सकल्पेटरी को हटा दें। लेकिन निशिकांत झा में और फर्दर एक्सप्लेन किया था। और बेसिक बात मैं आपको बता दूं, आप याद रख लीजिए कि अगर कन्फेशनल स्टेटमेंट ऐसा है कि उसमें से इनकल्पेटरी पार्ट और एक्सकल्पेटरी पार्ट दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता, इस तरीके से फंसे हुए हैं, तब तो उसको या तो पूरा पढ़ा जाएगा या पूरा रिजेक्ट किया जाएगा। और अगर उसको अलग अलग किया जा सकता है तो अलग अलग करने के बाद अभी बात पूरी नहीं होगी। अब कोर्ट ये देखेगी कि क्या इनकल्पेटरी जो पार्ट है, जो उसको फंसाने वाला पार्ट है, क्या उसकी सपोर्ट में दूसरी एविडेंसेस हैं, बात नंबर एक। बात नंबर दो कि जो एक्सकल्पेटरी पार्ट है क्या वो कहीं दूसरी एविडेंसेस के साथ कंट्राडिक्टरी है, क्या उसका खंडन हो सकता है दूसरी एविडेंसेस से, या दूसरी नॉट एविडेंसेस हैं, दूसरे मटेरियल से कहीं खंडन हो सकता है क्या इसका। अगर इनकल्पेटरी के सपोर्ट के लिए, कोरोबोरेशन के लिए एविडेंस हैं, एक्सकल्पेटरी के लिए खंडन के लिए एविडेंस हैं, तो आप फिर इनकल्पेटरी को सच मानते हुए सजा दे सकते हैं, एक्सकल्पेटरी को झूठ मानते हुए सजा दे सकते हैं। तो आज की डेट में लॉ यही है कि आपको सेग्रीगेट करना है, बट साथ में यह भी देखना है कि क्या एक्सकल्पेटरी झूठा है या इनकल्पेटरी सच्चा है, सपोर्ट में क्या है, किसके सपोर्ट में क्या चीज है। तो बात अब ये आती है कि यहां पर अगर सपोर्ट में मिल जाता है, इस हस्बैंड के सपोर्ट में और भी एविडेंस मिल जाती है कि हां उसने राइट टू प्राइवेट डिफेंस में ऐसा डेथ करी है, तो वो एक्यूज, क्योंकि सेक्शन 25 कहती है उस पर्सन के अगेंस्ट यूज नहीं किया जा सकता, उसके फेवर के लिए नहीं रोका उसने कहीं भी, बशर्ते कि दूसरी एविडेंसेस के साथ ये कोरोबोरेट करता हो। अगर दूसरी एविडेंसेस के साथ कोरोबोरेट कर जाएगा तो इसको एविडेंस एक्यूज के फेवर में भी यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे उन व्यूअर्स को, साथ के साथ आप लोगों को भी इन सब बातों का जवाब मिल गया होगा। और आपसे फिर अगेन मैं रिक्वेस्ट करता रहूंगा कि आप इसी तरीके के कमेंट्स, बहुत ही इंटेलिजेंट कमेंट हैं, इतना आसान नहीं है इन क्वेश्चंस का जवाब देना,
इन कमेंट्स का जवाब देना। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि YouTube पे जितने लोग पढ़ा रहे हैं उनमें से हो सकता है कि 90% लोग इन क्वेश्चंस का जवाब ना दे पाए। मैंने भी पढ़ाई की, देन जाके मैं इनका जवाब दे पा रहा हूं। आप लोग कितने संतुष्ट हुए, कितने नहीं हुए मेरे लॉजिक से, मेरे जवाब से, आप कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। तो मैं अब आगे बढ़ता हूं। यही सेक्शन क्या कहती है, सेक्शन 27 कहती है when any fact is deposed to as discovered in consequence of information received from a person accused of any offense। सेक्शन जब किसी पुलिस ऑफिसर को, अगेन बोल रहा हूं मैं, किसी पुलिस ऑफिसर को किसी एक पर्सन ने इंफॉर्मेशन दी, और कब दी वो इंफॉर्मेशन, जब वो पर्सन कब था, इन कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर, उस पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में था ऐसा पर्सन जब उसने कोई इंफॉर्मेशन दी उसको, और वो पुलिस ऑफिसर कोर्ट में खड़े होकर कहता है कि इस इंफॉर्मेशन के कंसीक्वेंसेस में, परिणाम स्वरूप मैंने एक फैक्ट की डिस्कवरी की है, वो फैक्ट बताएगा। जब ये बात पूरी हो जाएगी देन अगला पार्ट पिक्चर में आ सकता है। अगर ये बात पूरी नहीं होगी तो यहां से अगला पार्ट पिक्चर में नहीं आएगा। जब ये बातें पूरी हो गई, कौन कौन सी बातें हैं एक बार फिर से मैं रिपीट करके बताना चाहूंगा। नंबर एक बात, एक पुलिस ऑफिसर है जो जनरली इन्वेस्टिगेशन कर रहा है भैया। इस पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में एक पर्सन है, एक पर्सन, मैं अक्यूज नहीं लिख रहा हूं, एक पर्सन है क्योंकि पर्सन लिखा हुआ है। तीसरी बात, इस पर्सन ने कोई इंफॉर्मेशन दी जब ये कस्टडी में था। चौथी बात, उस पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसने कोर्ट में डिपोजिशन दिया, कोर्ट में डिपोजिशन दिया, अपनी एविडेंस दी कि ऐसे पर्सन से जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली जब वो कस्टडी में था, तो उसके आधार पर मैंने एक फैक्ट की डिस्कवरी की है। वो फैक्ट बोलेगा क्या फैक्ट मैंने डिस्कवर किया है। रिकवरी मत बोलना दोस्तों, आप बोल दो, जब कॉमन पार्लेंस में रिकवरी वर्ड बोला जाता है, बट आप बीइंग माय व्यूअर्स आप डिस्कवरी वर्ड यूज करें, क्योंकि डिस्कवरी में और रिकवरी में डिफरेंस होता है। डिस्कवरी ऐसी होती है, आपने देखा होगा कि किसी नए एलिमेंट की डिस्कवरी हो गई है, और रिकवरी का मतलब कि मैंने आपको कोई वस्तु दी थी, वो मैंने आपसे वापस ले ली है। तो डिस्कवरी में जिस फैक्ट की डिस्कवरी हो रही है, जिस थिंग की डिस्कवरी होती है, उसके बारे में पहले पता नहीं होता है, लेकिन जिसकी रिकवरी हो रही होती है उसके बारे में पहले से ही पता होता है, देन ही वो रिकवर होती है। तो यहां पर वर्ड यूज हुआ डिस्कवरी। आप मान लो एक जंगल में जा रहे हैं, पेड़ों के बीच में से होते हुए जा रहे हैं, और एक साथ आपको कहीं एक डेड बॉडी पड़ी मिल गई, तो इट इज कॉल्ड डिस्कवरी ऑफ डेड बॉडी। आपको पता है कि यहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और उसमें से एक सज्जन ने जंप लगाई थी, लेकिन वो जल रहा था तो मर गया है। उसकी डेड बॉडी को रिकवर करना है। आपको पहले से ही पता है कि यहां मैं जब जा रहा हूं तो एक पर्टिकुलर पर्पस से जा रहा हूं, उस डेड बॉडी को तलाश नहीं जा रहा हूं, तब वो रिकवरी है। आपको पता है पहले से। अब आप कहेंगे कि एक्यूज ने पहले ही बता दिया था कि वेपन वहां पर है, तो उसको जब मैं तलाशने जा रहा हूं तो पहले से मुझे पता है, तो रिकवरी हो गई। अभी थोड़ी देर के लिए आप कह लो, बट मैं प्रूव कर दूंगा कि वो रिकवरी नहीं, वो डिस्कवरी होती है। तो जब इतनी बात आईओ ने कोर्ट में बोल दी, देन क्या होगा। ये सब जो सेक्शन 27 है, ये प्रोवाइजो है 23 बीएसए का, ये सब कोर्ट में बातें हो रही हैं, कोर्ट की सामने की बातें हैं ये। देन क्या होगा कि सो मच ऑफ सच इंफॉर्मेशन, देखो मैंने कहा था ना, दो दो बार वर्ड यूज हो रहे हैं। सो मच ऑफ सच इंफॉर्मेशन, सच इंफॉर्मेशन मतलब वो पहले वाली इंफॉर्मेशन जो पहले दी थी, तो पर्सन ने, कस्टडी वाले पर्सन ने पुलिस ऑफिसर को, उस इंफॉर्मेशन का इतना सा पार्ट, उस इंफॉर्मेशन का सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन, उतना सा पार्ट as relates distinctly to the fact discovered,
उतना सा पार्ट जो वो फैक्ट डिस्कवर्ड बताया जा रहा है आईओ के द्वारा, उस डिस्कवर्ड फैक्ट से डिस्टिंक्टली रिलेट करती है, उतनी सी इंफॉर्मेशन को मे बी प्रूव्ड, उसे साबित किया जा सकता है। तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को साबित नहीं किया जा सकता। सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन का उतना पार्ट, जितना पार्ट इस फैक्ट की डिस्कवरी से डिस्टिंक्टली कनेक्टेड है, रिलेटेड है। डिस्टिंक्टली का मतलब बिल्कुल एकदम अलग से। ऐसा जैसे कि कई सारी हाईकोर्ट्स ये करती आ रही थी, बताऊंगा अभी डिटेल में, कि मान लो एक एक्यूज ने बोला कि मैंने अपनी पत्नी का मर्डर किया है, मैंने अपनी पत्नी का मर्डर चाकू से उसकी गर्दन काट कर किया है। मर्डर करने के बाद चाकू को मैंने एक नदी के किनारे छिपा दिया है, अगर आप मेरे साथ चलें तो वो चाकू मैं आपको वहां से निकाल कर दे सकता हूं। 4 सेंटेंस उसके कन्फेशन में है। पुलिस ऑफिसर इस एक्यूज पर्सन को लेकर गया नदी के किनारे। नो, एक्यूज पुलिस ऑफिसर को लेकर गया नदी के किनारे। दोनों सेंटेंस में डिफरेंस है। पुलिस ऑफिसर लेकर गया अगर उस प्लेस पर, तो ये इंफॉर्मेशन एक्यूज की नहीं थी। अगर इंफॉर्मेशन एक्यूज की है तो एक्यूज ही लेकर जाएगा उसको, पुलिस को तो पता ही नहीं है कौन सी जगह है वो। और अगर पुलिस लेकर जा रही है तो इट मींस वो नॉलेज पुलिस की है, एक्यूज की नहीं है। आप ध्यान से पढ़िए कन्फेशनल स्टेटमेंट को, और पुलिस का जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको, कि उसने क्या लिखा है, कि पुलिस लेकर गई एक्यूज को या एक्यूज लेकर गया पुलिस को। देन देखिए आप, मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। यहां पर प्रूव करना पड़ेगा कि एक्यूज की नॉलेज थी, जिस प्लेस पर उस ऑब्जेक्ट को छिपाया गया था वो एक्यूज की नॉलेज थी और किसी की नहीं थी। इसको बोला जाता है एक्सक्लूसिव नॉलेज ऑफ एक्यूज पर्सन। विशेष रूप से केवल और केवल एक्यूज की नॉलेज थी, और एक्यूज ही लेकर जा रहा है पुलिस को। एक्यूज लेकर गया, नदी के किनारे जाकर बताया, और वो चाकू निकालकर दे दिया कि ये लो जी, या बताया कि यहां है, ये मिट्टी हटाओगे चाकू निकल जाएगा। वो चाकू वहां से निकल गया। अब इस चाकू की डिस्कवरी होना, तो कॉमन पार्लेंस में कहें इस चाकू की रिकवरी होना, बहुत सारे हाईकोर्ट्स ये मानते आ रहे थे कि अब उसका सारे का सारा कन्फेशन प्रूव किया जा सकता है। और इस, क्योंकि रिकवरी हो गई और सारे का सारा कन्फेशन प्रूव हो गया है, तो अब इस कन्फेशन के आधार पर इस एक्यूज को सजा दी जा सकती है कि इसने ही अपनी पत्नी का मर्डर किया है। लेकिन पुलिकुरी कोटैया वर्सेस एम्परर 1947 का केस है। प्रीवी काउंसिल ने इसको डिसाइड किया कि नहीं, डिस्टिंक्टली, डिस्टिंक्टली वर्ड का मतलब यह है, सो मच ऑफ द सच इंफॉर्मेशन का मतलब यह है कि केवल और केवल उतनी इंफॉर्मेशन को प्रूव किया जा सकता है जो फैक्ट डिस्कवर्ड से डिस्टिंक्टली रिलेटेड है। और इस कन्फेशन में से ये चाकू की यहां से रिकवरी हो जाना इस बात का प्रूव नहीं है कि इसी व्यक्ति ने इस चाकू से मर्डर किया है अपनी पत्नी का। यहां पर पुलिस को दूसरी एविडेंसेस के थ्रू इस चाकू को इस एक्यूज से और उसकी पत्नी पर लगे हुए इंजरीज, घावों से कनेक्ट करना पड़ेगा। इट इज द ड्यूटी ऑफ प्रोसिक्यूशन, इट इज द बर्डन अपॉन द पुलिस प्रोसिक्यूशन। केवल और केवल इतना ही फैक्ट वहां पर प्रूव कर, उतनी इंफॉर्मेशन को प्रूव कर सकते हो आप कि मैं चाकू को वहां से रिकवर करा सकता हूं। तो यहां क्वेश्चन ये भी आता है कि ये जो वर्ड यूज हुए फैक्ट डिस्कवर्ड, तो इस फैक्ट डिस्कवर्ड में क्या क्या शामिल है?
क्या क्या बातें शामिल हैं इस फैक्ट डिस्कवर्ड? क्या ये भी शामिल है कि मर्डर उसने किया है, चाकू उसने मारा है? तो पुलकिरी कोटैया वर्सेस एम्परर 1947 प्रीवी काउंसिल का ये जजमेंट है, उसमें क्लियर किया कि फैक्ट डिस्कवर्ड का मतलब, इससे पहले तो इस 47 से पहले सारे हाई कोर्ट्स क्या मान रहे थे? मानते थे कि फैक्ट डिस्कवर्ड मींस वेपन डिस्कवर्ड, जिस वेपन से ऑफेंस किया है उसकी डिस्कवरी ही फैक्ट की डिस्कवरी है, और कुछ नहीं मानते थे। बट पुलिकुरी कोटैया केस में प्रीवी काउंसिल ने डिसाइड किया कि इस फैक्ट डिस्कवर्ड में केवल और केवल फिजिकल फैक्ट ही शामिल नहीं है। पहली बात तो फिजिकल फैक्ट भी वेपन से वाइडर है। फिजिकल फैक्ट जरूरी नहीं है केवल और केवल वेपन हो, कुछ और भी हो सकता है। कपड़े हो सकते हैं, जिन कपड़ों पर ब्लड लगा चाकू मारते समय, वो उसने छिपा दिए कहीं जाकर, वो कपड़े वेपन नहीं है, वो ऑब्जेक्ट है, कोई वो फैक्ट है। तो पुलकिरी कोटैया ने कहा कि यहां पर साइकोलॉजिकल फैक्ट भी इन्वॉल्व होते हैं। जो फैक्ट की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी, दो तरीके के फैक्ट, फिजिकल फैक्ट एंड साइकोलॉजिकल फैक्ट, तो जो मेंटल फैक्ट है वो भी यहां पर इन्वॉल्व होते हैं। किस तरीके से होते हैं देखिए। तो पुलकिरी कोटैया ने कहा कि ये फैक्ट डिस्कवर्ड में पहली बात तो वो ऑब्जेक्ट शामिल है जो ऑब्जेक्ट उसने डिस्कवरी करा है, वो ऑब्जेक्ट शामिल है। नंबर दूसरी बात, वो प्लेस, प्लेस भी तो फैक्ट होता है भैया, वो प्लेस भी शामिल है जिस प्लेस से इस ऑब्जेक्ट की रिकवरी कराई, डिस्कवरी कराई। और तीसरी बात कि इस ऑब्जेक्ट की और प्लस इस फैक्ट प्लेस की नॉलेज एक्यूज को थी। मेंटल फैक्ट, साइकोलॉजिकल फैक्ट, नॉलेज, ये नॉलेज उस एक्यूज को थी। तो जब जब फैक्ट डिस्कवर्ड आएगा तो तीन बातें होंगी। एक तो ऑब्जेक्ट डिस्कवर्ड, प्लेस फ्रॉम वेयर द ऑब्जेक्ट वाज डिस्कवर्ड, थर्ड knowledge of accused regarding place and object where it was concealed। तो ये उम्मीद करता हूं कि फैक्ट डिस्कवर्ड आप समझ गए होंगे। देखिए सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट करस्पॉन्डिंग टू प्रोवाइजो सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 अगर आपको पूरी करनी है तो बिना पुलकिरी कोटैया वर्सेस एम्परर 1947 प्रीवी काउंसिल के बिना ये पूरा नहीं होगा। तो अभी मैंने आप लोगों को कितनी बातें बताई, अभी मैं इस इंफॉर्मेशन पर भी बात करूंगा दोस्तों। अब ये इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया है कि उतनी इंफॉर्मेशन, चाहे वो जो इंफॉर्मेशन इससे डिस्टिंक्टली कनेक्टेड कर रहे हैं आप, चाहे वो कन्फेशन है या नहीं है, चाहे वो इंफॉर्मेशन जो इस फैक्ट डिस्कवर से डिस्टिंक्टली कनेक्टेड है, रिलेटेड है, जिसको प्रूव कर सकते हैं, वो चाहे तो कन्फेशन हो चाहे कन्फेशन ना हो, इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया है। और भी बताऊंगा दोस्तों बात इसके बारे में मैं, ये थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं इस वीडियो को यही रोकना चाहूंगा और डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे यहीं से। और आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि काफी बातें आप लोगों को आज समझ आई होंगी, नई नई इंफॉर्मेशन मिली होंगी दोस्तों। अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल पर नई इंफॉर्मेशन मिलती है, अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वीडियो को तो यार शुरू में ही लाइक कर दिया करो, हाइप भी कर दिया करो शुरू में ही, और कमेंट करके जरूर बताया करो, और चैनल को आप ज्वाइन जरूर कर लो। 24 घंटे के बाद कभी हो सकता है कि आप पहले 24 घंटे में वीडियो नहीं देख पाए, तो 24 घंटे के बाद भी आप वीडियो को देख सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे कल नेक्स्ट वीडियो को। तो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।